जय हिंद स्टूडेंट्स, मेजर कलसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं सचिन गंगवार फिजिक्स फैकल्टी आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी को पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम होने ही वाला है, ठीक है। तो उसके लिए हम आपके लिए लगातार कुछ मॉडल पेपर्स लेके आ रहे हैं। लगातार आप देख ही रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारी जो फैकल्टी है आपके लिए कुछ मॉडल पेपर्स लेके आ रही है, ठीक है। तो उसी श्रृंखला में आज हम फिर से एक बार आपके लिए फिजिक्स का एक 25 क्वेश्चंस का मॉडल पेपर लेके आए हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे पूरा मॉडल पेपर ध्यान से देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को साथ में ही करेंगे। जो भी वीडियो देखेगा तो साथ साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेगा, खुद भी सॉल्व करेगा, ठीक। और प्लस वो चेक करेगा कि वो किस तरह से कर रहा है क्वेश्चन को और मैं यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन को कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो है कि while measuring G time period of a simple pendulum was measured with an accuracy of 0.2% and length was measured with an accuracy of 0.5%. The percentage accuracy in G is, हिंदी में है कि G की गणना करते समय किसी सरल लोलक का आवर्तकाल 0.2% यथार्थता के साथ मापा गया तथा लंबाई 0.5% यथार्थता के साथ मापी गई। जी में प्रतिशत यथार्थता क्या होगी? तो सबसे पहले हमको इसको करने के लिए सिंपल पेंडुलम के जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो पता होना चाहिए। वो क्या है? सभी को पता है, T = 2π√L/G होता है, ठीक है। L/G होता है। हमको जो निकालना है वो G में निकालना है। तो G अगर हम यहां से निकालेंगे, अगर हम यही चीज G के रिस्पेक्ट में निकालें, G को निकालेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? देखो G जब निकालना है तो ये हो जाएगा T²/2π का स्क्वायर, ठीक है। 2π यहां पहुंच गया। अब T²/2π स्क्वायर हो गया, ठीक है। 1/G रहेगा अगर यहाँ पे L/G निकालो तब, ठीक है। और अगर अब तुमको G निकालना है तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2π/T का स्क्वायर इंटू L, ठीक। तो इतनी चीज तो हम सभी को लोगों को समझ में आई। अब निकालना क्या है हमको? G में कितने प्रतिशत की एक्यूरेसी है। तो एक चीज जो 2π है अपना कांस्टेंट है, 2π क्या है अपना? कांस्टेंट है। तो देखो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर आप लोगों ने एरर में देखा होगा, अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है तो हम उस चीज को कैसे लिखते हैं? तो अगर हमको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? ΔG/G। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट को हटा दें, ठीक है। कुछ रूल्स आप लोगों ने शायद पढ़े होंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो ये T की पावर कितना हो जाएगा? ये T की पावर कितना हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? T है, स्क्वायर है। अब एक रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, चाहे डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, हमेशा करना हमको ऐड ही है। तो ये हो जाएगा 2ΔT/T प्लस ΔL/L, ठीक है। अब देखो परसेंटेज में दिया है सब कुछ, परसेंटेज में दिया है तो ठीक है। यहाँ पे 100 लगा लो, यहाँ पर भी 100 लगा लो और यहाँ पर 100 लगा दोगे तब ये परसेंटेज में ही आ जाएगा, ठीक। तो ΔT में हमको कितना दिया है? 0.2 का, बढ़िया, 0.2 का प्लस ΔL में कितना दिया है? 0.5 का। यहाँ से जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 0.4 हो जाएगा। 0.4 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा? 0.9%। तो आंसर कौन सा सही आएगा? डी आंसर हमारा क्या आएगा? करेक्ट आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। ये क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन द 5th and 6th सेकेंड आर इक्वल, ठीक है। द वेलोसिटी u इज गिवन बाय, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और जो उसने 5वें सेकंड और 6ठे सेकंड में जो दूरी तय की है वो क्या है? बराबर है, इक्वल है, समान है। तो हमको पूछा है कि हम उसको किस वेलोसिटी से
फेंकेंगे। तो एक चीज हम आपको बताएं, ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी अगर हो रही है और अगर कोई पार्टिकल सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो ऊपर ही जा रहा है और सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर ले। मतलब 5वां सेकंड जब खत्म हुआ होगा तो वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया होगा, तभी ये चीज पॉसिबल है। मतलब 5वें सेकंड के अंत में वो मैक्सिमम पॉइंट पे होगा और 6ठा सेकंड जब वो चल रहा है तो वो नीचे आ रहा है, तभी 5वें और 6ठे में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। ठीक है, तभी कर पाएगा। तो हम इसमें क्या लगा दें, कुछ नहीं, हमको अगर इतना समझ गए हैं कि 5वें सेकंड में वो मैक्सिमम हाइट पे होगा, तो मैक्सिमम हाइट 5वें सेकंड में है। ठीक है, तो मतलब t = 5 सेकंड में वो कहां पे पहुंच गया, मैक्सिमम हाइट पे। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। यहां पे क्या थी स्टार्टिंग में, u। कुछ नहीं लगाना है, सीधे v = u - gt। v क्या है, 0, u - gt = 0। ठीक है, तो अगर यहां से देख रहे हो हमको क्या निकालना है, u ही निकालना है, तो u हो गया gt। g कितना है 9.8, t कितना है 5, कितना आ जाएगा 49 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? ये चीज पॉसिबल ही तभी है कि जब वो 2 टाइम पीरियड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो एक बार वो ऊपर जा रहा होगा, एक बार वो नीचे आ रहा होगा। अगर वो या तो ऊपर ही जा रहा है तब भी वो इक्वल नहीं डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, और अगर वो नीचे आ रहा है तब भी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगा। ठीक है, इतना चीज समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कह रहा है द एंगल बिटवीन P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P इज। ठीक है, P क्रॉस Q और Q क्रॉस P के बीच का कोण होगा। तो राइट हैंड थंब रूल पता ही है, अगर हम P क्रॉस Q करें तो P की तरफ उंगलियां करें, Q की तरफ मोड़ें, तो जिधर हमारा थंब रहेगा, अंगूठा रहेगा, वो इसकी डायरेक्शन बताएगा। तो अगर P क्रॉस Q इधर है तो Q क्रॉस P उस डायरेक्शन में होगा। तो मतलब अगर P क्रॉस Q इधर है तो Q क्रॉस P इधर होगा, तो बीच में एंगल कितना होगा, दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर हो गए, तो बीच में एंगल हो गया 180। कोलिनियर भी है, ठीक है, कोलिनियर भी है, तो आंसर होगा इसका पाई। आंसर कितना होगा इसका बेटा, पाई आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, वो कह रहा है कि हमको यहाँ पे कोई एक डब्लू लटक रहा है। ठीक है, अब इस तरह से इस फिक्स किया गया है रस्सी से बांध कर, कि हमको कह रहा है इसमें जो OA है इसमें हमको क्या बताना है, टेंशन बताना है और W की वैल्यू बतानी है। कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पर इक्विलिब्रियम लगाना है। अब इक्विलिब्रियम के लिए एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब भी 3 फोर्स हमारे 3 फोर्स कैसे हों, कॉनकरेंट नेचर के हों, और अगर उनके बीच में कुछ एंगल दिए हों, जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो लामीज इक्वेशन से हम एक चीज लिख सकते हैं, A/sin अल्फा = B/sin बीटा = C/sin गामा। ठीक है, मतलब जो वाला वेक्टर यानी जो तुमने फोर्स लिया है, तो एंगल कौन सा लेना है, बाकी दो के बीच का। ठीक है, तो ये अपना लामीज इक्वेशन है, बस इसका यूज करना है यहाँ पर, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लेना, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। अब देखो सॉल्व करते हैं, पहले एंगल निकाल दो। देखो ये 90 है, तो ये टोटल कितना हो गया, 90 + 30 120। ये कितना है 90, तो ये कितना बचा 360 माइनस टोटल करोगे तो आ जाएगा 150। फिर से अगर ये तुम्हारा 30 है, ये W है, इसको तुम अगर T कंसीडर कर ले रहे हो तो फिर से लगा दो। देखो क्या लगाना है, T/sin 90, T/sin 90 = W/sin 120 और इक्वल टू 30/sin 150, 30/sin 150 हो गया। अब देखो इक्वल कर दो, एक बार इसको इक्वल कर दो तो sin 90 तो 1 हो गया, इक्वल टू 30/sin 150 है हमारे पास। क्या है, sin 150, तो sin 150 को क्या लिख सकते हो, sin 90 + 60 यानी cos 60 यानी 1/2। तो T निकालोगे तो कितना जाएगा, 2 ऊपर पहुंच गया, कितना आएगा 60 न्यूटन।
60 न्यूटन। अब दूसरा फिर से ये बन हो गया, W अपॉन साइन, अच्छा W, हाँ ठीक है, W ही तो निकालना है, डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हो, वहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो t का वैल्यू तुमको पता चल गया। अच्छा ये कितना है अपना, साइन 120, साइन 120, 30 कितना है, t कितना है 60 है, W साइन 120, साइन 90 प्लस 30 यानी कॉस 30 √3/2 कितना आ जाएगा बेटा, √3/2। तो √3/2 जो करोगे वो ऊपर आ जाएगा, 2 से ये 60 30 हो जाएगा। तो यहाँ से जब W निकालोगे वो हो जाएगा 30√3, ठीक है। तो इसके आंसर्स जो आएंगे वो तुम्हारे क्या आ जाएंगे, t की वैल्यू 60 है, W आ जाएगा 30√3, ठीक है। तो आंसर नंबर जो है इसका कौन सा सही आएगा बेटा, कौन सा सही आएगा, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं, बस अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसको आप सही कर सकते हो। कह रहा है अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, बढ़िया है, मतलब चलना स्टार्ट किया सरफेस पे, एंड रीचेस डायगोनली अपोजिट पॉइंट, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द वर्क डन बाय हिम, एक व्यक्ति पृथ्वी तल जो कि घर्षण रहित है, जिसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, पर स्थित किसी बिंदु से गति प्रारंभ कर विकर्णतः विपरीत बिंदु पर पहुंच गया, बढ़िया, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। हमने बताया इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस अगर आप थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया है तो इसका आंसर दे सकते हैं। मान लो ये एक प्लेन है, यहां से एक आदमी चलना चालू हुआ, ठीक है, चलते चलते ये यहां पे आ गया, डायगोनली चला है, यहां पे आ गया, ठीक। इसका जो वेट होगा बेटा वो डाउनवर्ड काम कर रहा होगा, ऑलवेज mg डाउनवर्ड काम करेगा। डिस्प्लेसमेंट इसने इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया, बीच में एंगल कितना है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच एंगल कितना है सर, 90 हो गया। वर्क का बेटा सभी को फार्मूला पता होता है, FD cos थीटा, FD cos थीटा, FD cos 90, और बेटा cos 90 हर बच्चे को पता होता है 0, तो वर्क कितना हो जाएगा 0, तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 0, इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 0, ठीक है, क्लियर। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, कोई भी कैलकुलेशन नहीं थी, बस आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जस्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, r दे रखा है कितना 0.25, ठीक है, एट rps दे रखे हैं, मतलब स्मॉल n दे रखा है, कितना दे रखा है 2 rps, मतलब 1 सेकंड में 2 चक्कर मार रहा है, रिवोल्यूशन पर सेकंड दे रखा है, 1 सेकंड में 2 चक्कर मार रहा है। यहां से इस आरपीएस से तुम क्या निकाल सकते हो, इस आरपीएस से तुम जो निकाल सकते हो वो निकाल सकते हो इसकी एंगुलर वेलोसिटी, क्या होती है 2πn बाई 60, कब होता जब आरपीएम दे होते, 2πn बाई 60 कब होता जब यहाँ पे आरपीएम दिए होते, ठीक है। आरपीएस है तो सीधे रख दो बेटा, 2πn की जगह 2 रखा, आपने कहा आंसर सर आ गया 4π, लेकिन आंसर ओमेगा नहीं पूछा है, पूछा है त्वरण, एक्सीलरेशन पूछा है, क्या पूछा है, एक्सीलरेशन। तो एक्सेलरेशन का सबको फार्मूला भी पता होगा, a = r ω²। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, a = r ω²। तो बेटा r की जगह पे कितना रखना है 0.25, ओमेगा की जगह पे बच्चा कितना रखना है 4π², 4π²। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दो, तो 0.25 × 16 × π², सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर ही बताएंगे आप लोग, ठीक है, मैं तो बता ही रहा हूं, ठीक है। तो इसका जब आंसर आएगा तो कितना आ जाएगा 4π², 16 0.25 है क्या, 1/4 ही तो है, तो 4 से 16 जाएगा तो 4 बचेगा, तो आंसर हो गया 4π², ठीक है बेटा, समझ गए,
इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो कहते हैं कि बैटल ग्राउंड में वार वही जीतता है जो सही स्ट्रैटेजी से फाइट करता है, ठीक वैसे ही एग्जाम वही क्रैक करता है जो एक्यूरेट प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करता है। तो 15 साल के वास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे हमने डिजाइन किया है फौज के एग्जाम को क्रैक करने का एक किलर प्लान, जिसके माध्यम से आप घर बैठे सिक्योर कर सकते हैं सेना के किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स। तो एमकेसी के ऑनलाइन कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर 24/7, टीचिंग प्लान, चैप्टर वाइज ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, डेली असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट काउंटर, डेली क्विज, ऑनलाइन टेस्ट, 1-to-1 गाइडेंस, एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स और डेली करंट अफेयर। 4.8 के गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग के साथ डिफेंस एस्पिरेंट की पहली पसंद। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, अभी डाउनलोड कीजिए एमकेसी लर्निंग ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से और बुक कीजिए अपनी फ्री डेमो क्लास। कह रहा है एन ऑटोमोबाइल इंजन डेवलप्स 100 किलोवाट, ठीक है, व्हेन रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, व्हाट टॉर्क डज इट डिलीवर, ठीक है। एक मोटर गाड़ी का इंजन 100 किलोवाट शक्ति उत्पन्न कर रहा है। पावर दिया है, कितना दिया है बेटा, 100 किलोवाट। पावर दिया है कितना, 100 किलोवाट। चक्कर प्रति मिनट आरपीएम दे रखे हैं 1800 आरपीएम। पूछ लिया है हमसे टॉर्क, क्या पूछ लिया है हमसे, टॉर्क। पावर का फार्मूला टॉर्क के रूप में याद कर लो, अभी भी कह रहे हैं याद कर लो। तो पावर इक्वल टू 2πnt/60, 2πnt/60, लेकिन किलोवाट में है, यहां पर पावर वॉट में। यूनिट का बहुत विशेष ध्यान रखना है, क्वेश्चन करते समय यूनिट का विशेष ध्यान रखना है। अगर यूनिट ही गलत हो जाएंगे तो आंसर आपका कॉन्सेप्ट भी पता था, फार्मूला भी पता था, आंसर गलत आएगा। यूनिट का विशेष ध्यान रखना। पावर किलो वॉट में है, यहाँ वॉट में रखना है। तो 100 गुणा 10 की पावर 3 इक्वल टू 2π, n दिया है 1800, t डिवाइडेड बाई 60। इसको सॉल्व करो, इसको आप लोग पूरा का पूरा सॉल्व करो अच्छे से, ठीक है। जब सॉल्व करोगे तो आंसर लगभग कुछ इस तरह से आता है 530.516 न्यूटन मीटर। ये जब इसको सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। तो किसके ज़्यादा क्लोज है, इसके क्लोज है, तो 531 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन, इसका फार्मूला पावर का याद कर लो, 2πnt/60 होता है, ठीक है। An artificial satellite is revolving round the earth in a circular orbit। बढ़िया, कोई दिक्कत वाली भी बात नहीं है। Its velocity is half the escape velocity। इसकी वेलोसिटी escape velocity की हाफ है। Its height from earth surface। एक कृत्रिम उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है। इसका वेग पलायन वेग का आधा है। पृथ्वी सतह से इसकी ऊंचाई होगी। सबसे पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला हर बच्चे को पता होना चाहिए। r अपॉन क्या होता है, क्या होता है, सब बच्चे बताएं, r g अपॉन r प्लस h, यही तो होता है, ठीक है, यही होता है। एस्केप वेलोसिटी का भी फार्मूला पता होता है बच्चों को। पलायन वेग, जिसको तुम लोग बोलते हो BE, क्या होता है सर, वो होता है √2gr। क्या होता है, √2g। बट क्वेश्चन में एक चीज तुमसे कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है जो बी ऑर्बिटल है वो पलायन वेग का आधा है। तो अब बी ऑर्बिटल की जगह पे क्या रख दोगे, bc/2। तो तुमने लिखा bc/2 इज इक्वल टू, सर हो जाएगा r अपॉन वो इंटू √r प्लस h। आप बोले कि bc की वैल्यू सर रख दो यहाँ पर, तो वो हो गया 2gr अपॉन, ये 2 है, bc/2, ठीक है, bc/2। इसको थोड़ा सा सही से लिख लो, ये क्या है, bc/2, ठीक है, इक्वल टू r √g/r प्लस h। इतना तो सभी को समझ में आ रहा होगा। देखो अब ध्यान से, इस g से ये g उड़ जाएगा, उड़ जाएगा या नहीं उड़ जाएगा, बिल्कुल उड़ जाएगा। उस g से वो g, उस g से वो g कैंसिल हो जाएगा। √2 से यहाँ पे √2 लग जाएगा, ठीक है। ये अगर r से हटाओगे तो यहाँ पे √r आ जाएगा। तो तुम्हारे पास फाइनली क्या बचेगा, 1/√2 इक्वल टू, ये अंडर रूट अंदर चला जाएगा, तो ये बचेगा r/r प्लस h।
दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो एक चीज़ तुमको समझ में आ रही होगी, लास्ट में मिलेगा r प्लस एच इक्वल टू 2r और h इक्वल टू आ जाएगा r, जो कि पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर आ गया। मतलब आंसर हो गया इसका बेटा 6400 किलोमीटर है ना, 6400 किलोमीटर। बढ़िया क्वेश्चन है अपने पास, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा एन ऑब्जेक्ट वेट्स द मैक्सिमम, ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो मैक्सिमम किस में होगा, यही तो पूछ रहा है। तो सबसे अच्छी चीज तो आपको पता ही है कि जिस फ्लूइड में डेंसिटी ज्यादा होगी वो उस पे थ्रस्ट फोर्स ज्यादा लगाएगा, ऊपर की तरफ एक जो फोर्स लगा रहा है ना थ्रस्ट फोर्स, उसको उठाने की कोशिश करेगा। तो जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी ऑब्जेक्ट का वेट उसमें सबसे ज्यादा होगा, फिर तो सबसे ज्यादा होगा। हवा में देखते हैं, पानी में हवा से कम होगा क्योंकि पानी की डेंसिटी हवा से ज्यादा, हाइड्रोजन में हवा से भी ज्यादा तुमको महसूस होगा। बट निर्वात में, इसमें तो कुछ है ही नहीं, डेंसिटी ही नहीं, कोई कण ही नहीं, पार्टिकल ही नहीं, निर्वात स्पेस, तो वहां पर तुमको क्या होगा, तुम्हारा वेट सबसे ज्यादा होगा। कह रहा है एन आइडियल गैस हीट इंजन ऑपरेट्स इन अ कार्नोट साइकिल बिटवीन 227 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 127 डिग्री सेंटीग्रेड, 127 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एक आदर्श गैस उसमें इंजन कार्नोट साइकिल के अनुसार 227 और 127 डिग्री सेंटीग्रेड तापमानों के बीच क्या कर रहा है बेटा, कार्य कर रहा है। यह उच्च तापमान पर 6 गुणा 10 की पावर 4 कैलोरी ऊष्मा शोषित करता है। It absorbs 6 into 10 to the power 4 calorie of heat at higher temperature than amount of heat converted। कुछ नहीं लगाना है बेटा, इफिशियंसी का फार्मूला 1 माइनस T2 अपॉन T1 होता है या नहीं, पहले तो ये समझो। वो पूछ रहा है कितनी वर्क बना रहा है, दोनों टेम्परेचर दे दिया है, कितना हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना हीट वो ले रहा है, वो मिल गया है, वर्क बताया है। इफिशियंसी के टर्म से निकाल दो। और एफिशिएंसी को तुमको एक चीज के बारे में और पता है, एफिशिएंसी का ये तो फार्मूला होता ही, पर बेसिक फार्मूला क्या होता है, वो होता है वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, किया गया कार्य, जो हमको कार्य मिला और जो हमने ऊष्मा उसको दी। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हो W अपॉन इनपुट। ठीक है, 1 से ही तो इनपुट हो रहा है क्योंकि 1 हाई टेम्परेचर है, इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, Q1 दिया है तुमको क्वेश्चन में बेटा, Q1 दिया है, कितना दिया है, 6 गुणा 10 की पावर 4, 1 माइनस टेम्परेचर को, थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी क्वेश्चन करो बेटा, टेम्परेचर को हमेशा किस में रखना है, टेम्परेचर को हमेशा रखना है केल्विन में। ठीक है, तो 127 हो जाएगा, ये 127 प्लस कितना हो जाएगा बेटा, 1 मिनट, ये हो जाएगा 127 प्लस 273 डिवाइडेड बाई 227 प्लस 273। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो तो ये 1 माइनस ऊपर वाला हो जाएगा 400, नीचे वाला हो गया 500 और ये आ गया 6 गुणा 10 की पावर 4। तो W डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4 इक्वल टू, देखो 0 से 0 उड़ा, 5 एकम 5 में से 4 गया 1, 1/5। तो जब यहाँ से W की वैल्यू निकाल रहे हो आप, W की वैल्यू निकालोगे तो ये जाएगा और 5 से कटेगा तो आंसर आएगा 1.2। कितना आएगा बेटा, 1.2 इंटू 10 की पावर 4। मतलब समझ रहे हो, इतनी हीट हम दे रहे हैं, 6 गुणा 10 की पावर 4, कितना चेंज कर पा रहा है वर्क में, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4, बाकी हीट बाहर फेंक दे रहा है। ठीक है, तो आंसर इसका बेटा कौन सा होगा, आंसर इसका कौन सा होगा, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 4%, कितना बढ़ा दिया, 4%, देन इट्स टाइम पीरियड विल बी। अरे टाइम पीरियड का फार्मूला बताओ पहले, क्या होता है सर, वो होता है 2π√L/G। वो कह रहा है एक 4% बढ़ा दी, मतलब अब जो लेंथ है फाइन, मतलब अब जो लेंथ हो गई है वो 4% ज्यादा है, पहले 1 थी अब 1.04 है। तो अब इससे तुम टी डैश निकालो, तो टी डैश जब निकालोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, टी डैश जब निकालोगे तो 2π√1.04L/G। तो ध्यान से देखो, अगर √1.04 को बाहर लिख लें और जो बाकी का 2π√L/G जो है तुम्हारा,
वो तो टी ही है। बिल्कुल सर, तो टी डैश हो गया अंडर रूट 1.04 इंटू टी। अब अंडर रूट 1.04 करोगे ये कितना आएगा 1.0198 टी। तो तुम इसको टी डैश को ऐसे भी लिख सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, 198 को 0.012 भी लिख सकते हो। तो यहाँ से तुम देख पा रहे हो खुद ही कि पहले टी था अब 1.02 है, तो मतलब 2% का इंक्रीमेंट हुआ है। 2% क्या हो गया, बढ़ गया। टाइम पीरियड कितना बढ़ गया, 2% का टाइम पीरियड अपना वहां पर बढ़ गया। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 2% बढ़ेगा। ठीक है, चलो आगे। कर टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ इंटेंसिटीज I1 एंड I2 प्रोड्यूसेस एन इंटरफेरेंस पैटर्न, द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी। I1 व I2 तीव्रता के दो कला संबद्ध स्रोत व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न कर रहे हैं। व्यतिकरण प्रतिरूप की अधिकतम तीव्रता होगी, अरे कुछ नहीं है, देखो I का आपने फार्मूला पढ़ा है, I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2, I1 I2 नहीं, यहाँ पे अंडर रूट रहेगा। ठीक है बेटा, 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। किस तरह का अधिकतम तीव्रता है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, समपोषी व्यतिकरण है। फाई जो कलांतर होगा, जो फेज डिफरेंस होगा वो होगा 0, 2 पाई, 4 पाई। और जब यहाँ पे उस तरह की वैल्यू रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो I आ जाएगा तुम्हारा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2, क्योंकि cos 0, cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई, यानी cos 2n पाई, जब ठीक है cos 2n पाई क्या हो जाएगा 1 होगा। तो देखो इसी चीज को ऐसे लिख सकते हो तुम लोग, अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2। तो देख रहा होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो गया अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। तो अधिकतम यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी, अधिकतम तीव्रता तुमको क्या प्राप्त होगी, ये प्राप्त होगी। ठीक है बेटा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। हाउ मच काइनेटिक एनर्जी विल बी गेन्ड बाय अल्फा पार्टिकल इन गोइंग फ्रॉम अ पॉइंट एट 70 वोल्ट 70 वोल्ट टू अनदर पॉइंट एट 50 वोल्ट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी लगा दो, क्या लगा दो, अरे Q B1 माइनस B2, Q B1 माइनस B2। अल्फा पार्टिकल का चार्ज, अल्फा पार्टिकल का अगर चार्ज की बात करोगे तो क्या होगा सर, दो होते हैं ना, एक का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वोल्टेज डिफरेंस कितना हो रहा है, तो 70 माइनस 50 हो रहा है। कितना हो रहा है बेटा, 70 माइनस 50 हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 10 टू द पावर माइनस 19। जब इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा 20, और ये निकल के आएगा 40 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो यही तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो यानी ये हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी निकल के आएगी इसकी, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी, तो आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, करंट डेंसिटी क्या होता है बेटा, तो करंट डेंसिटी कुछ नहीं है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तुम्हारी। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या करता है, साइक्लोट्रॉन का जो काम होता है वो किसी भी आवेशित कण को हाई अमाउंट में एक्सेलरेट कर दे, मतलब उसका त्वरण बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा दे। कहाँ पे यूज करते हैं, अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के लिए, नाभिक में उसको इंटर कराने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आवेशित कणों को अधिक चाल से त्वरित करने के लिए, टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल एट हाई स्पीड। ठीक है, बट वो हाई स्पीड प्रकाश के वेग से कम ही रहेगी। ठीक है बेटा, व्हेन आ करंट चेंजेस फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर, बढ़िया, इन 0.05 सेकेंड इन अ कॉइल induced EMF is 8 volt. The self inductance of coil is, जब किसी कुंडली के लिए 0.05 सेकंड में धारा
2 एम्पियर से 4 एम्पियर परिवर्तित होती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है 8 है। ठीक है, तो कुंडली का स्व प्रेरकत्व गुणांक होगा। ठीक है, अरे ईएमएफ का फार्मूला -L/di/dt। L पूछा है हमसे, L ही तो पूछा है हमसे, तो L निकाल दोगे भाई, हो जाएगा -E/dt/di। बस इसमें रख दो वैल्यू, 8 वोल्ट है वो, 8 रख दो। डेल्टा टी कितना है, कितना समय में, 0.05। कितना करंट चेंज हो रहा है, तो आप बोल रहे हो सर 4A हो गया, पहले 2A था तो 4A माइनस, मतलब 4A, A क्या एम्पियर है तो उसको लिखने की क्या जरूरत है यहाँ पर मात्रक में, तो 4 - 2 हो गया। तो ये कितना हो गया माइनस का 8 × 0.05 डिवाइडेड बाई 4 - 2, 2 4 जा 8। तो जब इसको गुणा करो तो माइनस का 0.2 हेनरी। अब जो ये चीज़ है ये भाई नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो ये है पॉजिटिव, तो 0.2 हेनरी इसका आंसर। केवल मैग्नीट्यूड हमको यहाँ पर लेना है। ठीक, तो आंसर हो गया 0.2 हेनरी। बढ़िया, कितना है ये 4200 एंगस्ट्रॉम इन एयर, एयर में है ये। ट्रेवल्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। ठीक है, एक ऐसे उसमें गई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 4/3, इट्स वेवलेंथ इन वाटर विल बी। ठीक है, देखो एक फार्मूला सभी को पता होना चाहिए, μ1/μ2 = λ2/λ1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है भाई, रेसिप्रोकल होते हैं तो वहां से या निकाल सकते हो। देखो अब 1 वाला हम एयर को मार रहे हैं, 2 वाला हम वाटर को मार रहे हैं, तो μ1 एयर के लिए 1 हो गया, इसके लिए तो भाई 4/3 है। λ2 निकालना है, λ1 गिवन है, तो अगर λ2 यहाँ से निकालना है तो वो हो जाएगा 4200 × 3 डिवाइडेड बाई 4, तो 1050 × 3 और 3 0 3 5 15 और 3 एकम 3। λ2 कितना आएगा 3150 एंगस्ट्रॉम। कितना आएगा बेटा 3150 एंगस्ट्रॉम। मतलब जब एयर में चल रहा है तो उसका 4200 एंगस्ट्रॉम है, जब वाटर में वही सेम चलेगा तो कितना उसका वेवलेंथ हो जाएगा 3150 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4.3 एंड दैट ऑफ ग्लास 5.3। ठीक है, द क्रिटिकल एंगल साइन सी पूछा है, तो बेटा सबको पता होना चाहिए μ/μ तो होता है, बट ऊपर रहेगा रेयरर यानी विरल, नीचे रहेगा सघन यानी डेंसर। ये हमेशा याद रखना, इसमें गलती कर जाओगे अदरवाइज तुमको ये नहीं समझ में आएगा कि ऊपर विरल रखना है सघन। तो हमेशा साइन सी रहेगा μ विरल अपॉन μ सघन, रेयरर अपॉन डेंसर, पहले रेयरर का फिर डेंसर का। तो रेयरर का कम होगा μ, जाहिर सी बात है, तो वो 4/3 वाला रेयरर का हो गया, 5/3 वाला डेंसर का हो गया। तो साइन सी 3 से 3 चला गया, तो आ गया साइन सी = 4/5। तो बेटा अगर सी की बात करोगे तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5। क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर नंबर ए इसका क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, आंसर नंबर इसका क्या करेक्ट होगा ए। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ गए, अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ 2 वेव्स। ठीक है, I1/I2 दिया है, कितना दिया है बेटा हमको 25/1। यहां से अगर तुम लिखो तो I1 को लिख सकते हो 25I2, इतना दिया है, लिख लिया। जो जो चीजें दी हैं पहले उनको लिखते चलते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। इफ इंटरफेरेंस अकर्स देन रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। वाह, पता होना चाहिए कि अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का जो अनुपात होता है उसका फार्मूला होता है √I1 + √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। ठीक है, I1 की जगह 25I2 रख दो, कितना रख दो बेटा 25I2 प्लस √I2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी 25I2 माइनस √I2। अब अंडर ऊपर से भी I2 हटा दो, I2 हटा दो, कैंसिल आउट। 25 का 5, इसका स्क्वायर गया 25 का 5 हो जाएगा,
तो ऊपर बचेगा 5 + 1, नीचे बचेगा 5 - 1, तो ये जाएगा 6/4 का स्क्वायर। 6/4 हो गया 36/16 स्क्वायर है ना, 36/16, और ये तुम्हारा हो जाएगा 9/4, ठीक है। 9 चौक 36, 4 चौक 16, ठीक। तो कितना हो जाएगा 9/4। तो सिंपल सा ये फार्मूला याद रखना है, I max / I min = √I1 + √I2 / √I1 - √I2, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, कह रहे हैं हाइड्रोजन बम इज बेस्ड अपॉन अ प्रिंसिपल ऑफ। तो हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर, ठीक है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन संलयन पर क्या करता है, वर्क करता है। वो जितने भी आसपास के हाइड्रोजन अणु होते हैं सबको इकट्ठा कर देगा। संलयन, फ्यूजन है, जुड़ रहे हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, विखंडन में टूटते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बम जो बेटा कार्य करता है वो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, ठीक है। द साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज इन द ऑर्डर ऑफ, पता है सभी को याद होता है, 1 फर्मी होता है, और बेटा 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो यहाँ पे ये भी याद रखना है, इसी चीज को हम 1 फर्मी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, 1 फर्मी भी बोलते हैं, ठीक। आ गया नया क्वेश्चन। हाँ, द फॉरवर्ड बायस्ड डायोड इज, अग्र अभिनत क्या है। तो अग्र अभिनत का मतलब होता है कि पी टाइप पॉजिटिव से है, एन टाइप नेगेटिव से है, ठीक है। पी टाइप को पॉजिटिव से ही कनेक्ट करना है, एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करना है। रिवर्स बायस का मतलब पी टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करना है और एन टाइप को पॉजिटिव से। तो इसमें देख लो, देखो नीचे से पढ़ते हैं, देखो ये बेटा पी होता है और ये एन है, ये पी है, ये एन है, ये पी है, एन है, ये पी है, ये एन साइड है। तो देखो इसमें पी नेगेटिव हो गया, ये नहीं हो सकता। पी पॉजिटिव है, बढ़िया है, बट एन भी पॉजिटिव है, नहीं हो सकता। पी नेगेटिव हो गया, नहीं हो सकता। पी 0 है मतलब पॉजिटिव है, एन नेगेटिव है, तो मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। तो तुम्हारा फॉरवर्ड वाइज कौन सा होगा, ए, ठीक है। सॉरी, द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अ प्लेनेट इज 2 times दैट ऑफ अर्थ। द टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट इज, किसी ग्रह की कक्षीय त्रिज्या पृथ्वी की तुलना में दो गुनी है, 2 गुनी, ठीक है। तो ग्रह का परिक्रमण काल, भाई कैपलर लॉ याद होना चाहिए। क्या बोलते हैं, वो जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, ए क्यूब के, ठीक। तो यहां से एक चीज सभी को T1/T2 का यहाँ पे स्क्वायर कर दो और यही चीज आ जाएगी इधर, A1/A2 का क्यूब हो गया बेटा। 1 वाला अगर हम पृथ्वी के लिए ले लें और 2 वाला दूसरे ग्रह के लिए ले लें, ठीक है। पृथ्वी का कितना होता है, 1 साल डिवाइडेड बाई 2। तो पृथ्वी का A, इसका 2 गुना है तो ये 2A का क्यूब। तो यहाँ से A से A हट गया, तो यहाँ से T2 का जो स्क्वायर आ रहा है वो निकल के आ रहा है, हाँ वो निकल के आ रहा है 2 क्यूब। तो T2 का स्क्वायर जो आ रहा है वो 8 निकल के आ रहा है, तो T2 निकल के आ रहा है 2√2, ठीक है। तो T2 यहाँ से बेटा कितना आएगा, 2√2 की वैल्यू सभी को पता होना चाहिए, 1.414 होगी। तो ये कितना हो जाएगा, 2.8 ईयर्स। तो अगर किसी भी कोई एक ऐसा ग्रह है जिसका कक्षीय त्रिज्या पृथ्वी की तुलना में, जिसकी कक्षीय त्रिज्या पृथ्वी की तुलना में 2 गुनी है, तो उसका जो परिक्रमण काल होगा वो कितना हो जाएगा, 2.8 ईयर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कह रहा था कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 2 एंड्स, एरिया ऑफ द प्लेट, थिकनेस ऑफ द प्लेट, मटेरियल ऑफ द प्लेट, ठीक है। किसी धातु का ऊष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है दोनों सिरों के तापांतर पर, पट्टिका के क्षेत्रफल पर, धातु पट्टिका की मोटाई पर, धातु के पदार्थ पर। बच्चे इसमें गलती ये करेंगे क्योंकि उन्हें फार्मूला पता है -Ka dt/dx। अब बच्चे यहां से K निकाल देते हैं और वो बोल देते हैं कि सर -Q dx/A/dt, वो इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है, बट ये नहीं, क्योंकि जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है बेटा। क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो वो पदार्थ के मतलब धातु के पदार्थ पर निर्भर करेगा, किस पदार्थ का धातु है, ठीक है बेटा। तो ये गलती नहीं करनी है। मॉडल पेपर का क्या कर रहे हैं, अपोजिशन डिपेंडेंट वेक्टर, F का पोजीशन दिया है, ठीक है, मतलब बदल रहा है, ठीक है।
कैसा है? परवर्ती बल है। कैसा है बेटा? परवर्ती बल है, बदल रहा है। क्या है? 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, क्या कह रहा है? न्यूटन acts on a small body of mass 2 kg and displaces it from 0 से 5। किसी स्थिति पर निर्भर बल जो है दिया है तुमको, द्रव्यमान के छोटे पिंड पर कार्य करता है, 0 से इसे विस्थापित कर दिया, तो बल बताओ। अरे W कार्य बताना ना, क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ f dx। कहाँ से कहाँ तक करना है? 0 से 5 करना है, तो बस केवल इंटीग्रेट करना है इसको 0 से 5। f कितना आ जाएगा? 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट करो। ठीक है, इंटीग्रेट करके अब ये लास्ट क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। इंटीग्रेट करके इस क्वेश्चन का आंसर, केवल इंटीग्रेट करके आंसर ही निकालना है बेटा। ठीक है, तो निकाल के आप लोग सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, मैं वहाँ चेक करूँगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा मॉडल पेपर रहा। ठीक है, पूरा अच्छे से देखेंगे। इसी तरह से हम आगे भी मॉडल पेपर्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। जय हिंद, थैंक यू। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर।